पर एनी हो, इसके सारी बातें हिस्ट्री जो है वो ही सिखाती है। लगता तो ये है कि वो मैंने कहीं पढ़ा था, व्हाट पीपल रियली लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट दे रियली डोंट लर्न एनीथिंग। That's correct. लोग Unfortunately, अनफॉर्चुनेटली इज that is दैट true. कि लोग जो है हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते। हम भी लगता है हिस्ट्री से कुछ नहीं सीख रहे, और विल ऑफ द पीपल प्रिवेल नहीं कर रही है अभी भी। ठीक, लोग क्वेश्चन ये है कि अगर आपने एक एडवेंचर करना भी है तो एटलीस्ट अपने वजीर आजम को तो एतमाद में दो, That's right. स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस, इंटरनेशनल अलायंस बनाओ। और डॉक्टर साहब मैं आपको सबसे खतरनाक बात बताऊं, फॉरगेट ये जो कारगिल तो है ही है, जो पीएम मोदी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान, ये जो बालाकोट, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना, उसने पाकिस्तान की बात नहीं मानी थी या मौकफ नहीं लिया था कि इंडिया ने ये एग्रेशन किया या इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है, इसको नॉर्मली हम एड्रेस नहीं करते। और मुस्लिम वर्ल्ड किसी ने नहीं कहा कि भाई ये इंटरनेशनल एग्रेशन है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। क्या देखिए, उनके पास कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास भी है। स्ट्राइक मारना, मिसाइल चलाना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पाकिस्तान भी चला सकता है, वो तो कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आपके एक्ट की जो है उसकी लीगैलिटी क्या है एंड हाउ द वर्ल्ड प्रोसीड्स। ठीक है, जंग जो है सिर्फ वो ऑन ग्राउंड नहीं जीतनी होती, इंटरनेशनली भी आपने एक मौका जो है वो अडॉप्ट। बंटवारा जो है ये बुनियादी तौर पर खानदान में जायदाद का, कारोबार का, और जहां पे सियासत का आखिरकार होना है। ये बंटवारे इसलिए नहीं होते हैं कि आप फसाद शुरू कर, बंटवारे का मतलब ही ये होता है, एक तो ये कि अपनों में होता है बंटवारा, गैरों में नहीं होता, अपनों में होता है। और ये फसाद खत्म करने के लिए होता है, फसाद को खत्म करना। ये इंडिया पाकिस्तान वाहिद मिसाल है जो बंटवारे के बाद भी लड़ रहे हैं। बंटवारा पूरी दुनिया में होता ही इसलिए है कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते। अब रोजाना फसाद होता है, पुलिस मुकदमा, ये झगड़े लड़ाई सब अजाब में है। तो इसका एक तरीका निकालते हैं कि हम अलहदा हो जाते हैं पीसफुली, तो आके अमन से रह सकें, ताकि अमन से रह सकें। उसका गोल है अमन से रह सकें। बंटवारे का मतलब ये होता है। इंडिया पाकिस्तान आर दी एग्जाम्पल के बंटवारे के बाद भी लड़ रहे हैं। बंटवारा इसलिए किया कि लड़ना है, बताइए, अजीब एक एग्जाम्पल है। तो खैर दुनिया में मतलब गोल है अमन से रह सकें। बंटवारे का मतलब ये होता है। इंडिया पाकिस्तान आर दी एग्जाम्पल के बंटवारे के बाद भी लड़ रहे हैं। बंटवारा इसलिए किया कि लड़ना है, बताइए, अजीब एक एग्जाम्पल है। तो खैर दुनिया में मतलब है ये खानदानों का एक स्टेज पर आकर टाटा बाय बाय कह देना, पीसफुली रीएडजस्टमेंट कर लेना, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, यानी ये कोई अजाब नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। भूख और इतिहास कल देगी। कश्मीरियों के साथ तो हमने जुल्म किया है। मैं तो, अगर मुझे इजाजत दें आप, आपके तवज्जुह से इंडिया के कश्मीरियों से मैं माफी मांगता हूं कि हमने तुम्हें सिर्फ शहीदों की लाशें और तुम्हें बर्बादी और बेवाएं और आग और खून बख्शा है। हम शर्मिंदा हैं तुमसे। हमें तुम्हें कलम और कागज देना चाहिए था। तुम्हें आज अगर वो कौम, वो बच्चे 1947 से पढ़ रहे होते तो आज कश्मीर 100% या जो भी 90% एजुकेटेड होता, एक मुख्तलिफ माशरा होता, सोच मुख्तलिफ होती। तो हमने उनको कलम और कागज देने के बजाय हमने उनको क्या दिया? बम दिए, धमाके दिए। हमसे मरा दोनों तरफ से कह सकता हूँ मैं। एक तरफ को यहाँ पाकिस्तान का तो खुद ही एक्सेप्ट किया, पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों ने टीवी पे आके कि हमने ये किया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं तो लेकिन देखिए क्या किया, क्या हासिल हुआ हमारे यहाँ, क्या हासिल हुआ आप, मैं क्या कह सकता हूँ। इसलिए अभी भी वक्त है, कश्मीरियों से मैं कहूँगा कि तुम लोग तमाम बच्चों से, तमाम नौजवानों से, तमाम माओ बहनों से कि भाई तुम लोग पढ़ो, तुम पढ़ो, अपने आप पेट काटो, पढ़ो, तालीम हासिल करो। अगर तुम्हें हमसे इंडिया से छुटकारा लेना है, अगर लेना है, हमें तो मालूम भी नहीं है, अगर लेना है या किसी को आज़ादी लेनी है या कोई भी, उसके लिए तुम्हारी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तुम पढ़ो, तुम लड़ाई मत करो। कभी भी जंग मसलों का हल नहीं देती है। तो वो आखिरी उनका शेर था, बड़ा अच्छा है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, हमारे और आपके आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। ये है मैं बिल्कुल। इसकी बैकग्राउंड ये है कि ये जो इलाका है ना, सीज फायर जब हुआ 1947 में, और उसके बाद 65 वॉर के बाद एक लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये कारगिल जो है, यहाँ से इंडिया ने एक रोड बनाया हुआ है जो श्रीनगर और लेह, जो लद्दाख जो है ना उनका, उसको कनेक्ट करता है। तो ये बड़ा सेंसिटिव रोड है। अगर इस पे कब्जा हो जाए किसी का और का, तो इंडियन कनेक्शन विद लद्दाख इज कट ऑफ, और कश्मीर के इशू पे फिर इंडिया
जो है वो एक और सिचुएशन में आए। तो हुआ ये है कि 1972 के आगरा जो है अग्रीमेंट समिट के बाद उसमें जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी वो जब यहां पहुंची ना ग्लेशियर्स के ऊपर, तो वो अनडिफाइंड छोड़ दिया गया। एंड पता नहीं वो कौन सा वो रेफरेंस है, फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स द ग्लेशियर्स कंटिन्यू, दे डिडंट डिमार्केट द ग्लेशियर्स डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। समझ गए आप? जी। इस दौरान में टूरिज्म जरा वेस्टर्न वर्ल्ड लोग आए, वो यहाँ पे ग्लेशियर्स पे पता है वो क्या होती है यार, स्कीइंग और ये और वो बहुत करते हैं। तो पाकिस्तान स्टार्टेड फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल टीम्स स्कीयर्स की जो आती थी, समझ गए आप? जी। विच द इंडियंस नोटिस, और उन्होंने कहा ये ना हो कि जहाँ पे ये करवाते हैं ये उसको कैप्चर करके अपना बॉर्डर बना लें। सो द फर्स्ट मूव देन वाज मेड बाय इंडिया टू पोस्ट पीपल देयर, जहाँ पे वो समझते थे कि इससे इधर नहीं पाकिस्तान आ सकता। ठीक है, अब वो ये है कि वो बहुत हाइट पे है, मतलब आप मेरे जैसे लोग जो है ना वो तो वहां पे जम ही जाएं 10 मिनट के बाद। वहां पे महीनों रहना, फ्रॉस्ट बाइट्स, फुट बाइट, चेहरा, तो यू नीड ऑल सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड इट इज द हार्शेस्ट कंडीशंस ऑफ लाइफ। तो होता ये था कि इंडियंस आफ्टर दे हैड एस्टेब्लिश्ड देयर व्हाटएवर, वो जब बहुत सर्दी होती थी तो वो नीचे आ जाते थे अपने कारगिल इज आई थिंक 18,000 फीट हाई एंड मोर, वेरी बहुत ऊंची जगह पे है। तो वहां से उनके बंकर्स वो छोड़ के नीचे आ जाते थे और मई में वो वापस आ जाते थे अपनी पोजीशंस पे, थिंकिंग कि ये खाली रहेंगे, इन पे कौन आएगा। अब इसकी थोड़ी पॉलिटिकल देखें हमारी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सारी दुनिया में जो ग्राफ नीचे गया है ना वो ये सो कॉल्ड कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद गया है। वो क्यों? 1998 में बीजेपी आई, आते साथ उन्होंने मई के शुरू में अपने वो न्यूक्लियर डिवाइसेस टेस्ट किए, मई के एंड तक पाकिस्तान ने भी कर दिए। तो दोनों न्यूक्लियर पावर्स बन गई, विच वाज अ न्यू थिंग इन द सबकॉन्टिनेंट्स पॉलिटिक्स। इसे कहते हैं कि वो आर्म रेस का लेवल ही बढ़ गया फ्रॉम कन्वेंशनल टू न्यूक्लियर। अच्छा, जब ये हुआ तो फिर बीजेपी वो ऐसे है कि नवाज शरीफ मेट सबसे पहले थोड़ी देर के लिए प्राइम मिनिस्टर थे इंदर कुमार गुजराल, बाय द वो पीछे से जेलम से हैं गुजराल साहब। तो वहां पे पहली बात इनकी शुरू हुई कि यार अब व्हाई शुड वी कीप ऑन फाइटिंग, लेट्स डिस्कस एंड सेटल इश्यूज। लेकिन व्हेन वाजपेयी केम, ही केम विद अ मेजॉरिटी, तो वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी भी और थी। एंड देन वाजपेयी साहब एंड नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, दे मेट। ये होती थी सार्क की कॉन्फ्रेंसेस, वहां मिलते थे। तो वहां पे इन दोनों की जब बात हुई तो डिसाइड हुआ कि नो मोर अपना वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, वी विल लर्न टू लिव इन पीस। और जो भी हमारे प्रॉब्लम है इंक्लूडिंग कश्मीर, उसको किसी ना किसी तरीके से हम एमिएबली, यानी गिव एंड टेक ही होती है ना इस सिचुएशन में, हम इसे हल कर लेंगे। उस स्पिरिट के बाद वाजपेयी साहब एक पूरा डेलीगेशन लेके आए पाकिस्तान, जिसमें उनके वो जर्नलिस्ट और वो बॉलीवुड एक्टर्स और राइटर्स जो वेस्ट पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो काफ़ी उनमें से थे। मसलन ग्रेट मैटनी हीरो देवानंद, जो गवर्नमेंट कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, बीए ऑनर्स उन्होंने इंग्लिश में किया हुआ है, वो आए। और सिंगर महेंद्र कपूर आए, और कुलदीप नैयर, और आई थिंक सो मेनी अदर पीपल हु एक्चुअली वर वेस्ट पंजाब पीपल। तो इस स्पिरिट में वो मीटिंग हुई और फिर लाहौर अकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं कि वी आर टू नेशंस। बल्कि वाजपेयी साहब का एक बहुत बड़ा एक्ट है उसके अंदर। देखें, जो हिंदू राइट विंग है उन्होंने तो कभी पार्टीशन को माना ही नहीं और कांग्रेस पे इल्ज़ाम देते रहते हैं, विच आई डोंट थिंक आर इज जस्टिफाइड, बट लेट्स फॉरगेट दैट। वो आए, उन्होंने कहा आई वांट टू गो टू लाहौर मीनार, हाँ जी, जहाँ पे ये 23 मार्च का वो हुआ था पब्लिक मीटिंग, जहाँ पे पाकिस्तान की डिमांड हुई थी। वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि आज तक हमने ये जो पार्टीशन को नहीं माना, लेकिन अब हम मानते हैं कि दो मुल्क हैं और दोनों एक रिस्पॉन्सिबल पावर्स हैं, न्यूक्लियर पावर्स भी हैं। तो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू वर्क टूवर्ड्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये सार्क का चार्टर भी तो यही कहता है ना, समझ गए आप? अब ये जहाँ पे हो रहा था, और ये तो इन्होंने फरवरी के अंदर ही, कुछ कहते हैं जनवरी में से शुरू कर दी थी प्लानिंग इसको सैबोटाज करने की। और जैसे कि पहले हुआ 3 दफ़ा
कश्मीर के पहले वो जो हुआ था 47-48 में, फिर 65 वॉर में, ओपन इन्होंने कोई वॉर डिक्लेयर करके नहीं भेजे लोग, यही कहा कि ये तो मुजाहिदीन है। तो मई में जब वो वापस आना शुरू हुए तो उन्हें पता लगा यार ये तो सारे ऑक्यूपाइड हैं, और वो पूरा इलाका कोई कहता है 120 से लेके 200 किलोमीटर्स तक, कुछ तो 500 किलोमीटर्स तक कहते हैं, उस माउंटेन रेंज के ऊपर पाकिस्तानी जो है ना वो आके बैठ गए थे। सो अब आप जो सवाल करना चाहती हैं, मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड दे दी है कि ये क्यों हुआ। एक और बात बता दूं, जैसे मुझे समझ आती है परवेज मुशर्रफ और उनके जनरल्स का ख्याल था कि अगर हम ये कारगिल के बाद ये रोड कैप्चर कर लेना, श्री कृष्णा है देसी गौर, तो इंडिया वुड बी ऑन द बैक फुट, और कश्मीर के इशू पे हम फिर अपनी जो कंडीशंस हैं वो मनवा लेंगे। इस किस्म की सोच थी। लेकिन सर जी यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ कि क्यों इन्होंने ये किया। जी, पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर हैं, और उसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ब्लंडर हैं, ये उनमें से सबसे बड़ा ब्लंडर है। इससे बड़ा ब्लंडर उससे पहले भी कभी नहीं हुआ और बाद में भी कभी नहीं हुआ कि आप की गवर्नमेंट जो है, देखें दुनिया में लोग मानते हैं कि एक स्टेट होती है और उसकी गवर्नमेंट उसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है। वो दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का कोई अहमियत नहीं है। यहाँ पे तो जो आपकी वो डीप स्टेट या वो एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी और ISI कहे वही होता है, बट इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक व्हेन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ इंडिया एंड देयर टू प्राइम मिनिस्टर्स अग्रीड टू वर्क फॉर पीस अंडर द सार्क चार्टर, इन हालात में अपनी गवर्नमेंट को सैबोटाज करके वहां पे ये जाके करना मिलिट्री, ये कोई कह सकते हैं ना अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ मिनी कू, क्योंकि इन्होंने किया क्या, इन्होंने आगरा समिट की जो सारी स्पिरिट है उसको दे थ्रू इट आउट ऑफ द विंडो, ऐसे हुआ है। इससे बड़ा ब्लंडर ही कोई नहीं है, मुझे तो नहीं नजर आता बिगेस्ट ब्लंडर। लेकिन वो तो फिर ही अगर आपके पास किताब है पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट, बिल्कुल है सर, पढ़िए जी। वो तो मैंने वन ऑफ द ब्रिगेडियर नायर, जिनके बड़े पीछे से ये फुला एक तहसील है गुजरात शहर की, हमारे गुजरात की, वहां से ये फैमिली गई हुई है, नायर। उनके मैं घर गया था और पूरा उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा यार मसला ये हो गया था कि जंग के शुरू में जब पाकिस्तानी जो है ट्रूप्स हमने मारी, यानी वो तो नॉर्मली जंग के बाद ये रूल्स हैं अग्रीड कि जंग खत्म हुई, डेड बॉडीज दोनों साइड्स आके अपनी ले जाएं, क्योंकि द सोल्जर्स फाइट फॉर देयर स्टेट, वो अपने लिए तो नहीं लड़ रहे होते, तो दोनों साइड्स पूरी रिस्पेक्ट देती हैं इस चीज़ को। ये द सोल्जर और द ऑफिसर लॉस्ट हिज लाइफ इन द कॉज ऑफ हिज नेशन, ये है ना सोच। तो वहाँ पे तो पाकिस्तानी कहते थे ये तो पाकिस्तानी सोल्जर ही नहीं है, ये तो कश्मीरी मुजाहिदीन है, ये है वो है। तो वो उन्होंने कहा फिर ये था कि हमारी अपनी फौज के अंदर अभी भी बहुत मुसलमान यूनिट्स हैं, और जहाँ जहाँ फौज होती है वहाँ पे मौलवी और पंडित और पता नहीं क्रिश्चियन प्रीस्ट और सिखों का प्रीस्ट भी होता है इन हालात के लिए। तो देन वी ब्रॉड पाकिस्तानी मुस्लिम मौलवीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, जिन्होंने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया और उनको दफन किया गया। बाद में फिर जब पाकिस्तान ने मान नहीं दिया कि ये हमारे ही हैं, तो आपको शायद वीडियो भी मिल जाएगी कि इंडियन सोल्जर्स पाकिस्तानी फ्लैग लगा के कैरी करके तो वो डेड बॉडी पाकिस्तानियों को दे रहे हैं। तो बट इफ द पाकिस्तानी से कि ये तो हमारे सोल्जर ही नहीं है, तो फिर हम क्या करते, तो ये उन्होंने किया था। लेकिन बाद में जब ये बात क्लियर हो गई तो फिर रूटीन के मुताबिक लोग मारे जाते थे और बॉडीज जो है वो एक दूसरे को मिल जाती थी। मानते क्यों नहीं अपनी गलतियों को सर? हमें शर्म क्यों नहीं आती? शर्म हम तुमको मगर नहीं आती, ये शायद गालिब ने कहा था ना, वो पूरा शेर मुझे भूल जाता है, लेकिन उसका जो की वर्स का है वो तो मैं, क्योंकि वो हमारी नेशनल कैरेक्टर है इसलिए मुझे हमेशा याद रह जाता है। शर्म मगर तुमको नहीं आती, ऐसा कोई है लाइन जी, वो नहीं आती। आप ये अच्छा उनसे ये पूछें, इंडियन ने अपनी डेड बॉडी अगर दे दी हमें, हाँ जी, आपने क्यों ली फर्स्ट ऑफ ऑल? सेकंड, उस इंडियन फैमिली को वो जाके क्या बताते कि कहाँ गया हमारा बंदा? अरे उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उनके जंग के अंदर जो लोग मारे जाते हैं उनका बड़ा एक स्टेटस बन जाता है, तो वहां पे वो क्या करते? तो ये इस किस्म की नॉनसेंस जो है ना, मैंने इंडियन आर्मी वालों को ऐसे बातें नहीं करती देखी। पाकिस्तानी तो यू कैन एक्सपेक्ट एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू कैन ओनली रिंग योर हैंड्स के यार मैं करूं क्या। सर इन्होंने कहा कि जो रेप हो रहे थे बांग्लादेश में 71 में, और कहा जाता है कि पाक आर्मी कर रही थी, उन्होंने कहा नहीं वो इंडियन आर्मी थी जो हमारी यूनिफॉर्म पहन के कर रही थी। तो वो तो इस लेवल तक की बात कर दे। आप ये ऑन रिकॉर्ड ले आए कि गैरिसन स्टेट किताब में ब्रिगेडियर सिद्दीकी, जो ISPR जो हमारी हमेशा बयान देती है, उसके उस जमाने में वो हेड थे कर्नल सिद्दीकी,
उनकी किताब को मैंने कोट किया है कि कितने रेप हुए और क्या क्या वहां पे बातें हुई। तो ये पता नहीं कौन से आपने किसको बुला लिया था, आई नो हिज नेम, क्या नाम है उनका? सर मैं शो के बाद बता दूंगी, वरना वो उनके पीछे सब लग जाएंगे ट्विटर पे। उसके बाद फॉलो अप देख लो ना, अपना मोदी केम ऑन, वो जो एक वेडिंग थी शरीफ के घर में, और वहां पे इधर वो वापस ही वेंट बैक। तो इन्होंने वो पठानकोट वाला कर दिया था। तो नो, नॉट एट ऑल, इन्होंने कभी भी नहीं सीखा। काश ये सीख जाते ये सारी चीजें, तो पाकिस्तान का अभी भी एक क्लेम लोग सुनने को तैयार होते। अब तो कोई सुनते ही नहीं है, आई कैन टेल यू दैट। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जीरो है। अब तो अरब जो बैक करते थे वो आप भी जानते हैं, वो भी बैकआउट कर गए हैं। तुर्की का क्या रोल है मुझे समझ नहीं आता। एक दिन वो इंडिया को बेच देते हैं अपना वो ड्रोन्स, और वैसे वो पाकिस्तान के साथ भी हैं, ऐसी मैंने खबरें सुनी है। सो दैट्स इट। लेकिन सर कारगिल में ये भी सुना गया था ना कि वापस बुलवाया गया था परवेज मुशर्रफ और उनके लोगों को, और अमेरिका से जाकर रिक्वेस्ट की गई थी कि जी इस मामले को खत्म कीजिए। कहाँ तक सही है? नहीं गए तो आपके ही हमारे प्राइम मिनिस्टर है भाग के वहां पे, और मिन्नतें की कि हमारी जंग बंद करवा दें। झगड़ा ये है कि नवाज शरीफ सेज के मुझे अपना ये आके रोने लग पड़े थे मुशर्रफ कि हमें आप बचा लें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मुशर्रफ कहते हैं कि जी ही वेंट देयर ऑन हिज ओन, और हमारे इतने बड़े कामयाबी को इन्होंने जाके जीरो कर दिया। कोई ये तो नहीं कह रहा कि इंडिया ने कहा था कि करवा दो हमारी सीज फायर, ये भाग के गए हैं। तो वंस अगेन दीज क्लेम्स, व्हाट शुड वी डू विद देम? ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है ना। मेहर वो बड़ाइश की किताब है नवाज शरीफ के वर्जन पे, और परवेज मुशर्रफ की अपनी किताब जो है इन द लाइन ऑफ फायर, दोनों को आप पढ़ लें। तो दोनों पे जो स्टोरी है कि दे वेंट टू अमेरिका बेगिंग फॉर क्लिंटन टू इंटरवीन एंड वो कुछ सीज फायर करवा दें। लेकिन इस किस्म का ऑपरेशन से जो उन्होंने किया होगा ना, कि मियाँ साहब को बुला लिया होगा और एक जनरल सी बात कह दी होगी, मियाँ साहब इज नॉट वेरी अटेंटिव, ये भी लोग जानते हैं। ये शायद मुशर्रफ ने भी लिखा है कि ही इज नॉट अ वेरी क्लेवर मैन। तो इस तरह राउंड अबाउट बात की होगी, पूरा डिटेल्स नहीं ना दी होंगी। तो बता भी दिया होगा टेक्निकली स्पीकिंग, और कुछ भी नहीं बताया होगा एक्चुअली स्पीकिंग। ऐसे ये अपना इट इज अम्यूजिंग एट द सेम टाइम कि ये हो क्या रहा है। देखिए मैंने ये कहा है, व्हेन यू गो टू वॉर ऑलरेडी यू हैव अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान, यू हैव टैक्टिक्स, यू हैव अ पॉलिटिकल थिंग टू टेक अप, क्योंकि पॉलिटिक्स भी तो होती है इंटरनल एक्सटर्नल। थर्ड है इंटरनेशनल फोरम में आपने क्या बात करनी है। इनकी तो कोई तैयारी नहीं थी। इनका असल में फेल यहां पे हुआ कि ये वो रोड कैप्चर नहीं कर सके। वो रोड कैप्चर करने के लिए शायद नीचे आना पड़ता। आई एम नॉट अ मिलिट्री पर्सन, उससे पहले ये पकड़े गए, तो लिहाजा वो हो ही नहीं सका। बैड ब्लड बहुत क्रिएट हुआ था, क्योंकि ये किस किस्म की जंग थी जिसमें इंडिया के बहुत लोग मारे गए हैं। देखें आप जब पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं ना, और नीचे से लोगों ने आके वहां पे कैप्चर करना है, तो बहुत कैजुअलिटीज होती हैं। यू नो, यू आर एट द टॉप, you can look at all the people who are crawling, who are moving and attack them. उनको तो अपनी एयर फोर्स पे लानी पड़ी पूरी, और एक्चुअली उन्होंने जंग को न्यूट्रलाइज किया है थ्रू द बोफोर्स। ये जो स्वीडिश गन्स हैं, द वॉर वाज एक्चुअली वन बाय द आर्टिलरी बॉम्बिंग। लेकिन उसमें इंडियन ट्रूप्स खासी दे लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सफर्ड इंजरीज। और वो इसीलिए अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो, और वो क्या करें। एक इल्जाम तो ये भी लग सकता है ना कि व्हाई डिड यू अबैंडन ये बंकर्स। अगर ये ना करते तो पाकिस्तानी वहां पे आ भी ना सकते। तो एक इस किस्म की क्रिटिसिज्म इंडिया पे तो हो सकती है ना, कि दे डिडंट टेक देयर रिस्पांसिबिलिटी वेरी सीरियसली, व्हाई शुड दे लीव द बंकर्स एंड कम डाउन। तो उसको भी उन्होंने कवर करना होगा ना, क्योंकि एक मेजर एरर उनका भी तो है ना डिफेंस के अंदर। अब ये मैं कह रहा हूं तो मेरे जाने नहीं चाहिए। बेनजीर ने तो कहा था कि 3000 वर किल्ड। मियाँ साहब का क्लेम है 2500 किल्ड हमारे। ने तो कहा था कि 3 लोगों बहरहाल इंसान है, और इस तरह से जाने नहीं चाहिए। बेनजीर ने तो कहा था कि 3000 वर किल्ड। मियाँ साहब का क्लेम है 2500 किल्ड हमारे। अब इंडियन फिगर्स कम देते हैं, लेकिन खुद ही उनकी जो राइटिंग्स, मेरे पास 2-3 किताबें आई हैं एवेल्युएशन के लिए, जहाँ पे आई हैड टू गो थ्रू, उसमें उनको मानना पड़ता है कि बहुत कैजुअलिटीज हुई हैं, बट दे डोंट गिव द एक्यूरेट पूरा नंबर। शायद वो नहीं देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा
हुई होंगी विच दे डोंट एडमिट। बिल्कुल लेकिन उससे हुआ ये ना, बैड ब्लड जो हो जाता है क्रिएट। मुझे याद है उनके जो कैप्टन थे कपिल देव, ही केम टू टीवी, उनका आज तक हमारी इतनी प्यार मोहब्बत दोस्ती है, लेकिन ये देख के बाद तो फिर दिल ही नहीं किया कभी क्रिकेट खेलने को। फिर दोबारा मिले, फिर दोस्ती हो गई। यू सी एट द लेवल ऑफ पीपल गुडविल बहुत है। आई एम माई सेल्फ विटनेस टू इट। मैं इंडिया जाता रहता हूँ, और जितने अपना इंडिया से लोग आते हैं पाकिस्तान की गलियों में, शहरों में, उनको लोग बड़े प्यार से मिलते हैं। तो ये कारगिल की जंग जो शुरू की गई, इसमें एक और फैक्टर था कि इट इज़ वन वॉर फॉट बिटवीन टू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। आज तक कभी नहीं हुआ कि दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट की जंग हुई हो, लेकिन जो इनकी जंग हुई वो कन्वेंशनल वेपन्स तक रही। अगर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हो जाते तो तबाही ही तबाही थी। बिल क्लिंटन ने तो कहीं लिखा भी है कि इट वुड हैव रिजल्टेड इन पता नहीं 500 मिलियन इंडियन स्केल आउट ऑफ 1 बिलियन, हमारी तरफ 120 मिलियन आउट ऑफ 170 मिलियन जो तब हमारी पॉपुलेशन थी। तो ये भी हो सकता था। सो दैट एक मुझे मेरी आंखों के सामने वो सारा हुआ था। एक जहाज उनका इंडिया से नेपाल की फ्लाइट इन्होंने हाईजैक करके काबुल ले गए थे, और जसवंत सिंह वाज अलाइव देन, ही वाज आई थिंक इंडियाज डिफेंस या होम मिनिस्टर। वो वहाँ पे गए और फिर बाकी लोगों को छुड़ाया। कई लोगों को इन्होंने जहाज में ही मार दिया था। एक नई नई शादी हुई थी लड़के लड़की की, और वो बेचारे हनीमून के लिए जा रहे थे, उनको भी इन्होंने मार दिया। तो इस तरह तो नहीं होता कि आप ये टेररिज्म करवाएं या उनके लिए आप सेफ हेवन अपने मुल्क में कायम रखें और आप पे इल्जाम ना लगे। आपके ऊपर जो टेररिज्म हुआ है वो बिल्कुल और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज्यादातर वो अफगान ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप कह सकते हैं आप बलोचिस्तान की लिबरेशन आर्मी के साथ भी अब इस किस्म का हो रहा है, कुछ फाटा के अंदर फॉर्मर होता रहा है, बट उनका एजेंडा जो पाकिस्तान के लिए है वो बाकी दुनिया में अप्लाई नहीं होता। हमारे जैसे आपने कहा, इनको पहले ही आप एक तो इनको आप डिसमेंटल कर देते। तो इमरान खान का ये बयान मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूं को ये उन्होंने बयान दिया है। बट एज यू हैव नोटेड इट इज लेट इन द डे। अभी भी कंप्लीटली नहीं ना उन्हें सेटिस्फाई कर सके। वो भी हैं और कुछ और लोग हैं, लखवी और ये और वो। पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर्स हैं ना, उनमें सबसे बड़ा ब्लंडर कारगिल है। मैं कहता हूं सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो ग्राफ है ना क्रेडिबिलिटी का, कारगिल के बाद गिरा है। और तो और कारगिल के अंदर ऑल वेदर फ्रेंड चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की। सो दैट वाज टोटल आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान। हुआ क्या हुआ, ऐसे देखे थोड़ी सी बैकग्राउंड तो देखनी पड़ेगी ना जी बिल्कुल। कि आप खुद बहुत बड़े एनालिस्ट हैं। इंटरनेशनल जो फैसले होते हैं ना, एग्रीमेंट्स होते तो गवर्नमेंट्स करती हैं, लेकिन वो स्टेट के नाम पे होते हैं। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसकी बैकग्राउंड ये है कि 98 मई में इंडिया ने अपने न्यूक्लियर जो डिवाइसेस हैं वो टेस्ट किए। उसी महीने के आखिर में पाकिस्तान ने किए। तो इस इलाके की जो है ना सिक्योरिटी और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, ये सारा कुछ जो है एक और लेवल पे पहुंच गया, क्योंकि वंस न्यूक्लियर वेपन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन एरिया ऑफ टेंशन जो है, तो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। लेकिन वाजपेयी साहब ऑन हिज ओन इनिशिएटिव वेंट टू पाकिस्तान मीनार, और वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद जो हमारा एक था ना कि हम पार्टीशन को नहीं मानते, वो ख़त्म हो गया है। हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं एज अ मेजर नेशन ऑफ साउथ एशिया एंड वी विल वर्क इन कोऑपरेशन। ठीक है, ये स्पिरिट में लाहौर अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ था। अब चीमा साहब, जब आपकी गवर्नमेंट ने ये साइन कर दिया है, तो अंडर नो रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नो रूल ऑफ क्या कहते हैं ऑर्डनरी मोरालिटी, एथिक्स, जो भी आप कि आप इन सब चीज़ों के होते हुए अपनी हुकूमत को ही सैबोटाज करें, और वो कारगिल में जाके आप मुजाहिदीन पाकिस्तान के जो हैं ट्रूप्स, मुजाहिदीन का वो पहन पून के लाइट इन्फेंट्री जैसे आप बता रहे हैं, ये वहाँ पे चले गए और इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए वो बंकर्स जो इंडियंस जो हैं सर्दियों के अंदर उन्हें विकेट कर देते थे, और जैसा मई आता था वो वापस आ जाते थे। अच्छा, ये जो बंकर्स हैं यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्रीनगर से एक रोड चलता है लेह तक, जो लद्दाख का कैपिटल होता था, अब तो वो यूनियन टेरिटरी हो गया।
तो ये रोड जो है ये कारगिल से होते हुए जाता था। तो पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ और उनके वो लेफ्टिनेंट जनरल पता नहीं अब्दुल अजीज या वटेवर, ये 2-3 जनरल्स ने मिलकर ये प्लान किया और एक फैट अकॉम्पली अपनी तरफ से दिखाया, यानी वो चीज जो हो गई। लेकिन मई में ये शुरू हुआ पकड़े, यानी इधर ये बातें हो रही थी और ये उधर लोग भेज रहे थे। मई में फाइनली इट वाज डिस्कवर्ड कि यार ये तो बंकर जो हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तानीज। तो फिर इंडियन जो हैं दे वर कॉट ऑफ गार्ड, उन्होंने फिर अपनी मोबिलाइजेशन की और एक जंग हुई। ये साथ रिकॉर्ड पे ले आए कि 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट की एक जंग होना दिस इज द ओनली केस, अभी तक नहीं कहीं भी हुआ। चाइना और इंडिया की जब हुई थी तो इंडिया वाज नॉट अ न्यूक्लियर पावर देन, एंड आई थिंक नॉट इवन चाइना ने 64 में किया। तो हिस्ट्री में 2 न्यूक्लियर पावर्स गोइंग टू वॉर, ऑल्दो दिस वाज अ मिनी वॉर और कन्वेंशनल वेपन्स इस्तेमाल हुए, लेकिन उनके पास आर्सेनल तो था ना हथियार। तो ये कारगिल की एक बैकग्राउंड है। अब देखिए जो उस जमाने में लफ्ज इस्तेमाल शुरू हो गया था ना, डिस्क्रिप्टिव टर्म, वो थी रोग स्टेट, कि पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट, एक ऐसी स्टेट जो इंटरनेशनल लॉ के जो नॉर्म्स हैं उनको वायलेट करती है। वायलेट कैसे किया कि एक गवर्नमेंट की एग्रीमेंट्स को आपने खुद ही सबवर्ट कर दिया ना बीच में से। और ये जो है कि ये पाकिस्तान टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, ये तो उससे पहले से लग गया था, क्योंकि अफगान जिहाद के बाद 89 से इन्होंने वहां पे इंडियन कश्मीर में लोग भेजने शुरू कर दिए और दिस हैपेंस इन 99। तो तब तक तो 10 साल हो गए थे इन चीजों को होते हुए। एक चीज जो इस गुफ्तगू में इंक्लूड करनी चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कर रहे हैं ये वो नहीं जो जाके इंडिया के अंदर और इंडियन कश्मीर के अंदर करते थे। सो देयर आर डिफरेंट टेररिस्ट यूनिट्स, ग्रुप्स, जिनकी अब एजेंडा बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो जो लोग पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं वो ये तहरीक तालिबान और ये इस किस्म के लोग एंड मेनी अदर्स, लेकिन यहां से लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन और कुछ और नाम के जो लोग हैं, सो दीज आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विद डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ एक्शन, आप कहना चाहते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दुनिया बिल्कुल मानती है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हुआ है, लेकिन वो कहते हैं व्हाई डिड यू प्रमोट टेररिज्म। अब उसका जवाब कोई इतना हमारे पास आसान नहीं है। पाकिस्तान को अफगान जिहाद में तो अमेरिकन और सऊदी और इस पैसे की वजह से आए ना, कोई जज्बे की तरफ से तो नहीं आए। बिल्कुल आपने क्योंकि खुद ही सम अप कर दिया है तो आई कैन ओनली एग्री विथ यू। अभी भी जैश ए मोहम्मद के जो है वो अपना मौलाना मसूद, उन पे कोई एक्शन नहीं ना हुआ। बैन तो है वो तंजीम, लेकिन एक मुझे मेरी आंखों के सामने वो सारा हुआ था। एक जहाज उनका इंडिया से नेपाल की फ्लाइट इन्होंने हाईजैक करके काबुल ले गए थे और जसवंत सिंह वाज अलाइव देन, ही वाज आई थिंक इंडियाज डिफेंस या होम मिनिस्टर। वो वहां पे गए और फिर बाकी लोगों को छुड़ाया। कई लोगों को इन्होंने जहाज में मार दिया था। एक नई नई शादी हुई थी लड़के लड़की की और वो बेचारे हनीमून के लिए जा रहे थे, उनको भी इन्होंने मार दिया। तो इस तरह तो नहीं होता कि आप ये टेररिज्म करवाएं या उनके लिए आप सेफ हेवन या उनके लिए आप सेफ हेवन अपने मुल्क में कायम रखें और आप पे इल्जाम ना लगे। आपके ऊपर जो टेररिज्म हुआ है वो बिल्कुल और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज्यादातर वो अफगान ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप कह सकते हैं आप बलोचिस्तान की लिबरेशन आर्मी के साथ भी अब इस किस्म का हो रहा है, कुछ फाटा के अंदर फॉर्मर होता रहा है, बट उनका एजेंडा जो पाकिस्तान के लिए है वो बाकी दुनिया में अप्लाई नहीं होता। हमारे जैसे आपने कहा इनको पहले ही आप एक तो इनको आप डिसमेंटल कर देते। तो इमरान खान का ये बयान मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूं तो ये उन्होंने बयान दिया है। बट एज यू हैव नोटेड इट इज लेट इन द डे, अभी भी कंप्लीटली नहीं ना उन्हें सेटिस्फाई कर सके। मौलाना अजहर जो है, मसूद अजहर या व्हाटएवर हिज नेम, वो भी हैं और कुछ और लोग हैं, लखवी और ये और वो, who have not been put on trial yet। लेकिन आप देखें इमरान खान वो क्या कहते हैं, शेख रशीद ने खुद ही कह दिया कि देखो जी इन्होंने बता दिया था कि अजमल वो जो है कसाब वो पाकिस्तानी है। ये अभी रिसेंटली हुआ है और ये सारी उम्र कहते रहे कि वो तो पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं था। आपके अपने होम मिनिस्टर ने ये कह दिया यार, उस दिन इंडियन मजाक उड़ा रहे थे कि यार एक दिन आपके अपने मिनिस्टर ने ये एडमिट कर दिया। सो यू सी दिस डजंट वर्क। एक बात ये है अपना चीमा साहब, आप तो रहते हैं इस्लामाबाद में, इन सवालों का जवाब मुझसे बेहतर तो आप खुद जानते हैं। मैंने बताया चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग, मैं तो क्योंकि उस जमाने में लिख भी रहा था और किताब भी मेरी गैरिसन स्टेट में ये सारी डिटेल्स हैं। और भी एक मैं एक दो किस्से आपको बताऊंगा विच आर क्वाइट अस्टाउंडिंग। वो देखें आप कि चाइना डिड सपोर्ट पाकिस्तान ऑन कारगिल। तो अब ये आपसे खबर मिली है कि उन्होंने ये टैप कर लिए थे टेलीफोन कॉल और अमेरिका को दे दिया था, विच मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग कि चाइना डिड नॉट एट ऑल बैक ये जो पाकिस्तानी एक्शन है। जिस तरह इंडियन हमेशा समझते हैं कि चाइना यार कुछ ऐसे नहीं होता यार, हमारे अपना
जो है ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। नोबडी नोज के कौन फाइनली डिसाइड करता है कि क्या होगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम। देयर इज क्या कहते हैं यार, एक पूरी एक देयर इज अ कर्टन एंड नोबडी नोज के बिहाइंड दिस हु इज द रियल डीप स्टेट। ये एक पजल है जो उसकी समझ नहीं आती। आज पता कि पाकिस्तान ने ये प्लान किया हुआ था, यानी परवेज मुशर्रफ ने, और ये एक डिजास्टर है। सारी दुनिया में पाकिस्तान का उस दिन से ग्राफ जो है ना, इट हैज हिट द बॉटम, और उसके बाद वहां से उठे ही नहीं कभी। कि उनको सबको पता है कि ये कहां जाएंगे, चाइना के पास तो नहीं ना जा सकते, अमेरिका ही दरवाजा खड़काएंगे, और पाकिस्तान ने खड़काया और वहां पे मिन्नतें की। अब वहां पे झगड़ा ये है कि अपना नवाज शरीफ कहते हैं जी मुझे तो बताया ही नहीं, और मुशर्रफ यानी ये जंग इनके बिल्कुल खिलाफ जा रही थी। इंडियंस हैड इंट्रोड्यूस द एयरफोर्स, और उनकी पूरी वो बूफोर्स गन्स तबाही मचा रही थी। तो कहते हैं कि वो उनके पास आए, ये बड़ा ऐसा लिखा है अपनी किताब में, तो इनको जाना पड़ा वहां पे अपना उनसे बेगिंग के लिए कि जी हमारी जंग बंद करवा दें। क्लिंटन के पास जाना पड़ा, और उस दिन 4 जुलाई की स्पेशली रिक्वेस्ट की, और छुट्टी थी अमेरिका में। नवाज शरीफ ने कहा साड़ी गल सुनो, वरना हमारे हालात जो है ना वो खराब हो जाएंगे। फिर उन्होंने अमेरिकन से सुना, इंटरवीन किया, और उनको कहा कि भाई ठीक है, इंडियंस को कहा कि इनकी फौजें निकलने नहीं है, जो मुजाहिदीन कह रहे थे वो। फिर जब वो निकल रहे थे तो फिर उस दौरान उन्होंने बहुत जो है वो बम्बार्डमेंट की, बहुत स्लॉटर किया लोगों को। बिल्कुल सही है। अगर आप पढ़े इन द लाइन ऑफ फायर तो मुशर्रफ ब्लेम्स के जी हम तो जीते हुए थे, ये था वो था, एंड नवाज शरीफ वेंट देयर एंड ही केव्ड इन, और ये और वो। तो ये हमारे ब्लेम गेम दोनों की चलती है, लेकिन आई थिंक नवाज शरीफ की स्टोरी ज्यादा क्रेडिबल है, मुझे तो ये लगता है। तो ये मसला है ना। तो विल ऑफ द पीपल जिस दिन पाकिस्तान में सीरियसली ली जाएगी, तो हम ये सारी कॉन्फ्रंटेशन ऑफ इंडिया को जीरो कर देंगे अपने बेस्ट इंटरेस्ट में। देखिए इंडिया ने इसको फेस किया है, और अब उनकी इकोनॉमी, उनके दुनिया में इन्फ्लुएंस आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कैसे बढ़ रहा है। हाँ जी, हमने अच्छी भला हेड स्टार्ट 60s में हमारे पास था, पूरा वेस्टर्न ब्लॉक सपोर्ट करता था, वर्ल्ड बैंक ने इनकी मदद की, इनकी इंडस्ट्री कायम हुई, चाहे वो ठीक है कंज्यूमर लाइट इंडस्ट्री थी, लेकिन पाकिस्तान में तरक्की हो रही थी। इन्होंने सारा वो जंगे कश्मीर, अच्छा इंडियंस की दो बातें सुना दूं। वो कहते हैं यार आज तक जितनी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की हैं, कभी सामने से आके नहीं की, जिस तरह कि आप अपने आप को बहुत दलेर समझते हैं। एवरी टाइम यू सेंड सम पीपल, मुजाहिदीन के कपड़ों में होते आपके अपने वो रेगुलर भी हैं उनके अंदर। यस 47 48 में यही हुआ, 65 में भी यही हुआ, और कारगिल में भी यही हुआ। दूसरी बात, जब आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन दिस एंड कारगिल हुआ ही था तो मुझे इंडिया जाना पड़ा, तो वहां आई मेट ब्रिगेडियर नायर, जो एक्चुअली फुला है ना तहसील गुजरात की, ये वहां की फैमिली है जो पार्टीशन के वक्त वहां गई। तो वही पंजाबी उनके घर में गया, किसी के जरिए कांटेक्ट मिला, उसने कहा यार ये तो समझाओ कि जब जंग शुरू हुई, ही वाज फाइटिंग इन दैट वॉर, तो कहते हैं जब आपके ये सोल्जर्स मारे गए, तो जो है ना उसका क्या कहना चाहिए, प्रोटोकॉल कह लें या तरीका है कि वंस द बैटल इज ओवर फॉर अ फ्यू आवर्स और फॉर अ डे और व्हाटएवर, उसमें सीज फायर होता है और आप अपने डेड बॉडीज इंजर्ड को ले जा सकते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया कि पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि ये तो हमारे सोल्जर्स ही नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है, तो अब इन डेड बॉडीज को क्या किया जाए, वो तो सड़ जाएंगी। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि हमारे कुछ यूनिट जो है ना आर्मी के अंदर अभी भी मुसलमानों के हैं, तो वी हैव हिंदू प्रीस्ट, मुस्लिम प्रीस्ट, सिख प्रीस्ट एंड क्रिश्चियन प्रीस्ट। तो हमारे आर्मी के जो मुसलमान मौलवी हैं उनको ला के तो उनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया और उनको बैरी किया गया अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जो राइट्स हैं। बाद में फिर इन्होंने मान ही लिया कि ये हमारे लोग हैं, और आप वीडियो भी देख लेंगे, इंडियन आर्मी मैन जो हैं एक डेड बॉडी पाकिस्तानी सोल्जर की पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर वो अनरैप करके तो वापस कर रहे हैं, क्योंकि वजह है ना कि ये सारे टेक्निकल कमांडर्स हैं, ये ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल बन गए हैं। ये मैंने कह तो दिया है, मेरी जान के पीछे ना पड़ जाए, ये है फील्ड कमांडर्स कि मैंने इस इलाके में ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करने हैं, और वो ये कामयाब हो जाते हैं मुख्तलिफ थिएटर ऑफ वॉर्स में। जो लेकिन होती है ना ओवरऑल प्लानिंग ऑफ एन ऑपरेशन, वो इनके पास कभी भी नहीं है। ना होती है ना ओवरऑल प्लानिंग ऑफ एन ऑपरेशन, वो इनके पास कभी भी नहीं है। ना पहली जंग में था, ना 65 में था, और ना कारगिल में था।